एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं बीए फ्यूचर स्टाफ नर्स की तैयारी। जैसे कि आप सबको पता है कि 5 को पेपर है, सो अब अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज़ आपके पास लेफ्ट है। सो इसका जो 25 डेज़ करने का एक पैटर्न है, एक अच्छा सा कह सकते हैं कि तरीका है कि आप 25 डेज़ में पेपर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो उस पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊंगी फॉर योर BFHS एग्ज़ाम। जो भी बच्चा अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ओनली इन 999 रुपीज़ का बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। और आप एक बार ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको नहीं पता चल रही पेपर करते टाइम। और आपका जो ग्राउंड लेवल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं अच्छे से कराऊंगी, ताकि आपके 10 दिन के अंदर अंदर थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली। उसी के साथ मैं आपको MCQs कराऊंगी टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज MCQs कराऊंगी। टेस्ट लिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, एंड साथ के साथ आपकी डाउट क्लासेस, जिसमें आपने सारे डाउट्स मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। हर टाइम जो है आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए मैं डाउट क्लास कंडक्ट करती हूँ, ताकि सारे बच्चे एक दूसरे का डाउट जान पाएँ और वो डाउट उसी टाइम क्लियर हो पाए। सो ये सारी की सारी चीज़ें आप ओनली सिर्फ और सिर्फ 999 में बाय कर सकते हैं, ठीक है। 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ रहेगा। पेपर की बाद भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है इस पेपर क्लियर होने के बाद देना है, तो आप ये 2 महीने तक बैच को पढ़ सकते हो, आपके पास रहेगा। और जो बच्चे वर्किंग हैं वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर एन इंटरनल feeding to a client through a nasogastric tube, which is a priority intervention for nurse to complete before administering the feeding. तो एक नर्स है, प्रिपेयर कर रही है और उसको NG ट्यूब फीडिंग में देनी है, इंटरनल फीडिंग देनी है। सो कौन सी प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगी कि फीडिंग से पहले उसको करनी है? डिटरमाइन ट्यूब प्लेसमेंट, ऑस्कल्टेट द बावल साउंड, मेजर द इनटेक आउटपुट, एस्टैब्लिश द क्लाइंट्स बेसलाइन डाटा। सो ऑब्वियसली हमें क्या करना होता है, ट्यूब की प्लेसमेंट जो है एक्सरे से चेक करनी होती है, या फिर अगर आप फीडिंग देने जा रहे हो तो एस्पिरेट करके देखते हो कंटेंट, कि अगर वो कंटेंट जो है आपका एसिडिक आ रहा है, उसकी एक pH होती है, अगर उतने तक आ रहा है तो इट मीन्स कि प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। अगर एल्कलाइन आ रहा है तो इट मीन्स जो pH है वो बिल्कुल सही नहीं है, और इसका मतलब जो हमारी ट्यूब है वो हिल गई है। सो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू सक्शन a tracheostomy on an infant. The nurse prepare the equipment for the procedure and should return the suction at which setting? So बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है कि अगर आप एक इन्फेंट का सक्शन करने जा रहे हो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का, सो कौन सा इक्विपमेंट है और कितने प्रेशर पे आप इसको यूज़ करोगे? 60, 90, 110 या फिर 120 mm ऑफ Hg। सो ऑलवेज याद रखना, जब भी आप किसी इन्फेंट का सक्शन करते हो तो उसका जो प्रेशर है वो हमेशा 90 mm ऑफ Hg रहता है। पहले क्वेश्चन आ रखा है, सो इसको याद रखना। नेक्स्ट है, द क्लाइंट बिगिंस टू एक्सपीरियंस सीजर एक्टिविटी वाइल इन द बेड, द नर्स शुड प्रोवाइड विच इंटरवेंशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। सो अगर एक क्लाइंट को सीजर्स हो रहे हैं बेड पे, ठीक है, सो आप ऐसी कौन सी इंटरवेंशन करोगे ताकि उसको एस्पिरेशन ना हो? रेज करोगे हेड ऑफ द बेड, लूजन करोगे रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, रिमूव करोगे पिलो, रेज द पैडेड साइड रेल्स, या पोजीशन करोगे क्लाइंट को ऑन द साइड विद द हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड। सो ऑब्वियसली आपको पोजीशन करना है क्लाइंट को, उसका हेड आगे को करके और साइड की तरफ, कौन सी साइड की तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ। सो लेफ्ट साइड की तरफ आप उसको टर्न करोगे और उसका मुंह थोड़ा सा फ्लेक्स कर दोगे। फ्लेक्स से करने से क्या होगा? एस्पिरेशन प्रिवेंशन हो जाएगी, क्योंकि सीजर्स वाले पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स पे कंट्रोल नहीं रहता, जिससे पेशेंट का एस्पिरेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहता है अगर किसी भी पेशेंट को आप देख रहे हो एक्सपीरियंस करते हुए सीजर्स। So which action should the nurse implement as part of care for a client after the bone biopsy? So ऐसा कौन सा एक्शन है जो कि नर्स इंप्लीमेंट करेगी जब किसी क्लाइंट की केयर कर रही है बोन बायोप्सी के बाद? मॉनिटर करेगी वाइटल साइन, कीप द एयर इन अ डिपेंडेंट पोजीशन, एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रामस्कुलर अपॉइड एनाल्जेसिक, मॉनिटर करेगी साइट फॉर स्वेलिंग, ब्लीडिंग और हेमेटोमा फॉर्मेशन। सो कभी भी बायोप्सी करते हो बोन की या फिर लीवर की या फिर कहीं और की,
तो हमेशा उस बायोप्सी वाली जगह पे आपको स्वेलिंग, ब्लीडिंग एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन देखना है, बिकॉज ये क्या कर सकती है, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। सो साइड पे स्वेलिंग हो जाएगी, इट मीन्स इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है मतलब कि वहाँ पे हैमरेज हो रहा है, एंड ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, हेमेटोमा मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो कि वहाँ पे क्रिएट कर सकती है कॉम्प्लिकेशन। सो ऑलवेज बायोप्सी के बाद ये वाला पॉइंट आपको चेक करना होता है। Next is the nurse respond to a call bell and finds the client lying on the floor after a fall. The nurse suspect that client's arm have been broken. Which immediate action should the nurse take? So एक nurse है, बेल करती है और फाइंड करती है कि जो क्लाइंट है वो फ्लोर पे पड़ा है गिरने के बाद, और ये सस्पेक्ट करती है कि जो उसकी आर्म है वो टूट गई है। सो कौन सा इमीडिएट एक्शन रहेगा, ठीक है, इमोबिलाइज करेगी आर्म को, टेक अ सेट ऑफ वाइटल साइंस, कॉल द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, आस्क द क्लाइंट टू डिस्क्राइब व्हाट हैपन। सो ऑलवेज क्या करना है, इमोबिलाइज करके देखना है आर्म को, ठीक है, कि वो हो रही है कि नहीं हो रही, ताकि आपको प्रिवेंशन पता चल सके। अगर वो इमोबिलाइज हो रही है दैट मीन्स कि अभी फ्रैक्चर, इमोबिलाइज करने पे पेन हो रहा है और स्वेलिंग आ रही है, तो इट मीन्स उसको फ्रैक्चर हुआ है। सबसे पहले तो बच्चों अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। अगर एमसीक्यू करने जाते हो आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू का जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है। मेन सब्जेक्ट का मतलब एमसीक्यू हमें क्या पता करने की ओर इशारा कर रहा है। 3 तरह के एमसीक्यूज आते हैं, असेसमेंट, प्रायोरिटी और आपने क्या किया उसका इमीडिएट एक्शन। ये होते हैं आपके 3 तरह के एमसीक्यूज। इन तीनों का डिफरेंट रोल होता है। सो अपने एमसीक्यूज को उस तरह से प्रिपेयर करो कि आपको इन तीनों का मतलब पता हो और अपने टॉपिक क्लियर करो बच्चों, ठीक है। देखो आप YouTube से पढ़ते हो इट्स इनफ, पर YouTube पे आपको कभी भी पूरा कंटेंट नहीं मिलता और आपके पास है सिर्फ 25 दिन। और अगर आपको लग रहा है कि ये वैकेंसी जो है मुझे क्लियर करनी है, सो यू नीड विजन, ठीक है। सो अपनी वैकेंसी को, अभी भी आपका पेपर नहीं पूरा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो मेरी तरह से, मेरे साथ बैच ज्वाइन करके, अगर आप करना चाहते हो। सो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर द नर्स टू प्रेजेंट टू अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑन अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिजल्ट कौन सा रहेगा जो कि नर्स देखेगी, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएगी जब वो पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है। वाइट ब्लड सेल काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, एट्रियल ब्लड गैस लेवल, हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेटिन लेवल। सो ऑब्वियसली सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, क्योंकि जब भी आप किसी को टीपीएम देते हो 2 चीज़ें वर्किंग पे रखते हैं, एक ग्लूकोज और एक इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ठीक है। हमेशा याद रखना ग्लूकोज, अगर यहाँ पे ग्लूकोज होता तो उसको टिक करते, पर यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इलेक्ट्रोलाइट पे टिक करेंगे, क्योंकि जिसको न्यूट्रिशन ही टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से जा रहा है, एक तो उसमें डेक्सट्रॉस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से शुगर का लेवल इंक्रीज, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, इसलिए पेशेंट की ग्लूकोज लेवल चेक करते रहते हैं। सेकेंड जो है, पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट सीरम लेवल भी हम चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर leg cast. The nurse determines that the client understand the proper care of the cast when the client state the need of engage in which action. So ऐसी कौन सी चीज़ जो है क्लाइंट बोलेगा जिससे नर्स को पता चल जाएगा कि उसको एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर कास्ट का पता चल गया है कि मैं इसको कैसे रखूँगा। Avoid getting the cast wet, cover the casted leg with warm blanket, use the footprint to lift and move the leg, use a padded coat hanger end to scratch and the अंडर द कास्ट। सो ऑब्वियसली कभी भी कास्ट को वेट नहीं करना है। जब भी पेशेंट आपको ये बोलेगा तो आप ये समझ जाओगे कि जो पेशेंट है वो समझ गया है कि उसको प्लास्टर कास्ट की कैसे केयर करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम निकाल के बच्चों आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। दूसरा, अगर आपको 25 डेज़, ओनली 25 डेज़ में करनी है प्रिपरेशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच ओनली इन 999, जो कि 2 मंथ्स के लिए वैलिड है आपके लिए, 2 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, पेपर के बाद भी आपके लिए रहेगा। आप पढ़ सकते हो उस बैच से मेरे से, ठीक है। ओनली इन 999 में आपको MCQ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब मिलने वाला है,
ठीक है, और अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। सो वेलकम है आपका मेरी फैमिली में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड डू हार्ड वर्क। बाय।